मुद्दा ये इसमें कि कितना ब्लेटेंटली, कितनी बेशर्मी से राम रहीम को पैरोल दिया जाता है, जो हत्या बलात्कार के मामले में है जेल में। और ये बार बार हर चुनाव के मौके पर, सही आपने बताया, 2024 से लेकर पीछे 4 साल में देख लें, हर वक्त चुनाव के मौके पर, चाहे पंजाब इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा म्युनिसिपल बॉडी का इलेक्शन हो, चाहे आदमपुर बाईपोल हो, चाहे हरियाणा पंचायत पोल हो, चाहे राजस्थान इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव के मौके पर उसको पैरोल मिलता है। 30 दिन, 40 दिन, 32 दिन, एक पूरी लिस्ट है। स्क्रीन पर चाहूंगा हमारे सहयोगी राहुल को स्क्रीन पर डालें कि लोकसभा चुनाव के समय जून में इसको 50 दिन की पैरोल मिली, और वैसे ही वो काम करता है हर चुनाव में। इस बार जो उसने अपील की है, जो आज खबर छपी अखबार में, जिसमें उसने अपने समर्थकों को कहा है वोट डालें और अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास कम से कम 4-5 लोगों से वोट डलवाएं बीजेपी के लिए। तो ये तो एक बात, एक तो इको आ रहा है, आप लोग इसको ठीक करिए। ये तो इससे ये बात साबित हो गई ना कि वो एकदम बीजेपी के लिए, बीजेपी को चुनाव में वोट डलवाने के लिए राम रहीम का इस्तेमाल हो रहा है, और राम रहीम को इसीलिए पैरोल पर छोड़ा गया। तो यहाँ चुनाव आयोग को ये दिखता नहीं है ऐसी चीजें, जब इतनी बेशर्मी से एक राम रहीम जैसा आदमी बाहर आकर और अपने समर्थकों से अपील कर रहा है, और चुनाव के समय उसको पैरोल मिलता है। अजीत जी, इसमें अजीत जी एक इंपॉर्टेंट सवाल, शायद मेरी आपसे चर्चा नहीं हुई इस पर, इसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। जिस दिन इसने पहली बार पैरोल अप्लाई किया, आपको ध्यान होगा उसने क्या किया था? सीईओ को गई वो चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के थ्रू, आमतौर पर डिविजनल कमिश्नर कर देता है, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई तो सीईओ स्टेट को जाएगी चिट्ठी। वो गई, उसमें कोई रीजन मेंशन नहीं था, ही वाज सीकिंग इमरजेंसी पैरोल। तो मैंने पूछा भाई इमरजेंसी पैरोल कोई मांगेगा व्यक्ति, या तो रूटीन में ही मांग ले। इमरजेंसी पैरोल कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उसको कारण तो देना पड़ेगा। तो सीईओ हरियाणा ने उस पर इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि कौन सी ऐसी प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस है जिसके तहत ये इमरजेंसी पैरोल मांग रहे हैं। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो चिट्ठी वापस आती है तो महोदय अप्लाई करते हैं कि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, जो आज से कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। और वो पुण्यतिथि कहां मनती है अजीत जी? वो तो सिरसा डेरे में मन रही है ना, या उनकी बाकी जगह पे मन रही है? वो जो बागपत जहां गए हैं, जहां वो छुट्टी मिली है उनको, वहां तो कोई पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं। एक आधार तो ये बना। दूसरा आधार क्या बनाया कि जिस दिन मैं गद्दी नशी हुआ था, ये गद्दी मैंने संभाली थी डेरे की, उसकी जो वो है वर्षगांठ, उसका समारोह 1 महीने तक चलेगा, इसलिए मुझे पैरोल चाहिए। वो समारोह अजीत जी कहाँ चल रहा था? सिरसा में ना, बरनावा में तो नहीं चल रहा, बागपत में तो नहीं चल रहा। और गजब देखिए, वो इन 2 आधार के ऊपर उसको इमरजेंसी पैरोल दे दी गई। ये अगर ये आपातकालीन वो है, आप देखिएगा इमरजेंसी पैरोल के क्या आधार होते हैं? किसी के घर में बीमारी है, कोई सीरियस बीमार है, किसी की डेथ हो गई है, क्लोज रिलेटिव, ये सारे आधार होते हैं। और जब इस पर काम किया मैंने, तो आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे। उसमें क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग। हरियाणा सरकार ने 2022 में अजीत जी, जो पैरोल मांगता है कोई भी कैदी, उसमें रीजन देना पड़ता है, भाई मैं इसलिए जाऊंगा नहीं, सोशलाइजेशन, तमाम रीजन होते हैं। उन्होंने उस क्लॉज को ही हटा दिया 2022 में, केवल राम रहीम के लिए, पूरे हरियाणा के कैदियों को, कि कोई भी आदमी पैरोल मांगे तो उसको कारण बताने की जरूरत नहीं। ऐसा कभी सोच सकते हैं आप? जो इतना गंभीर हत्या के केस में, तमाम केसेस के अंदर 20 साल प्लस 2 उम्र कैद काट रहा हो, और उसको आप मतलब पुण्यतिथि मनाने के लिए, वो भी वेन्यू से मतलब 200-250 किलोमीटर दूर। तो गजब की बात ये हुई कि जो सूत्रों ने बताया, हमारे तमाम लोगों ने ये भी कहा कि इस पे चुनाव आयोग से पूछ लीजिए, इसमें बदनामी हो जाएगी। तो दिल्ली में ये कहा गया कि भैया जो करना है करो, हमारे पास फाइल मत भेज देना, हमारी बदनामी पहले ही बहुत हो रही। तो ये इस देश के सिस्टम की, तंत्र की, संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी रहेगी अजीत जी। अब सवाल ये भी है, अब सवाल एक ये भी है कि जो राम रहीम सलाखों के पीछे है, जिस राम रहीम पर हत्या से लेकर बलात्कार के संगीन और गंभीर आरोप हैं, जिस राम रहीम से बीजेपी के रिश्तों पर बहुत कुछ लिखा कहा जा चुका है, जिस राम रहीम को बीते 4 सालों में, जैसी कि वो लिस्ट हमने दिखाई कि चुनाव के मौकों पर, हर चुनाव के मौके पर, लोकसभा चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव, बाय इलेक्शन, हर चुनाव के मौके पर 20 दिन से 40 दिन, 50 दिन की पैरोल मिली। अभी स्क्रीन पर वो जो डेटा है, कब कब उसको पैरोल मिली है, वो सब स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अगर इसका मतलब ये हुआ कि इस चुनाव में फिर वो पैरोल पर छूटा और वो हरियाणा नहीं जा सकता, तो बागपत में है, और बागपत से उसके बाद अगर वो अपने संदेश दे रहा है लोगों को और अपने समर्थकों को कह रहा है कि वोट दिलवाएं, और सिरसा और आसपास के इलाके उसके प्रभाव क्षेत्र हैं,
क्योंकि मैं सिरसा गया था और सिरसा में ही डेरा सच्चा सौदा है जहां राम रहीम का। तो सुनील शुक्ला जी, बात तो फिर ये भी है ना कि ये बहुत ही बेशर्मी से और धूर्तता से ये हो रहा है और नंगापन है, जिसकी सरकार को या चुनाव आयोग को, दोनों को परवाह नहीं है। ठीक है, हम आप बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है, चुनाव में उसी बेशर्मी से अपने समर्थकों को लगाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का डेस्परेट होना, कि बीजेपी कितनी डेस्परेट है वो भी इससे साबित होता है। सुनील शुक्ला जी। अजीत जी, पहली बात तो ये कि राम रहीम आरोपी नहीं है, सजा याफ्ता। दूसरी चीज है कि सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ आपकी इस तरह की नरमी बिल्कुल डिस्परेट का सवाल, ये सवाल पैदा करता। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनाव जीतने में लगी हुई है, यह भी इससे प्रमाणित होता है। अगर आप किसी, लेकिन इसका फायदा कितना हुआ इनको? अगर 2024 के लोकसभा का चुनाव आप देखिए, हरियाणा के भी में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। हरियाणा से सटे हुए जो राजस्थान है उसमें 10 सीटें हार गई। ऐसा नहीं है। आपका जो राम रहीम है, ये बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि इसका संज्ञान लेना चाहिए निर्वाचन आयोग को, इसका संज्ञान लेना चाहिए हरियाणा की सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। लेकिन ये इस तरीके से लोग कर रहे हैं कि इनके पास कोई उसका भाषण देता हुआ किसी के पास कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, और अखबार वाले भी संभल के लिख रहे हैं कि ईयर टू ईयर इस तरह का प्रचार किया जा रहा है, किसी भी तरह का। आप इसको बाहर ही क्यों कर रहे हैं? क्यों आप ऐसे व्यक्तियों को आपके रोड पर छोड़ रहे हैं? लेकिन सवाल यही है, जो बात कही साहब ने भी कही, कि इस व्यक्ति का जो समर्थक होगा वो 1-2% होगा। अच्छा तो नहीं कि पूरा का पूरा हरियाणा इसका समर्थक है और इसका शिष्य हो गया होगा। लेकिन ये बीजेपी का डेस्परेट होना कि जो भी 1000, 1500, 5000 जितने भी वोट मिले, लेकिन उससे ज्यादा ये बेशर्मी है कि आप ऐसे शख्स के समर्थन लेने के लिए जो हत्या और बलात्कार के मामले में, जिस पर संगीन धाराओं के तहत जो सजा याफ्ता, सही कहा आपने, और उस शख्स को बेशर्मी के साथ छोड़ते हैं। जब उसके पैरोल की खबर आई कि उसने पैरोल के लिए अर्जी दी, तब भी ये कहा गया कि भाई ये क्या, इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इतनी बात हुई, मिल भी गया, और उसके बाद वही काम कर रहा है जिसका अंदेशा था। डेस्परेट तो ही है पार्टी। आपको नहीं लगता कि केवल यही मामला है? बाहर की पार्टियों को ला करके हरियाणा में आप गठबंधन करवा रहे हैं, बाहर की पार्टियों को ला करके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप जो आचार संहिता का खिलाफत प्रॉक्सी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते, आप उनके पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते, आप उनके एजेंडों, आप उनकी गाड़ियों में आपकी प्रचार सामग्री नहीं पाई जा सकती। ये बाकायदे नियम है, आप वो भी कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में आप दिखाई पड़ते हैं, लोग कहा जाता है कि आप अपने उम्मीदवार के न करके आप अपने उम्मीदवार वापस लेते हैं सिरसा जैसे विधानसभा क्षेत्र से। तो भारतीय जनता पार्टी की हताशा हरियाणा के चुनाव में साफ साफ नजर आती, चाहे वो प्रचार हो। अंतिम दिनों में कोई प्रचार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई पड़ी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती हुई नहीं दिखाई पड़ी, संवाद करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। जिस आदमी को आपने 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा, उसको आपने प्रचार से दूर रखा। प्रधान कहा जा रहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कुल 15 सभाएं हो। पिछले चुनाव का आप ध्यान रख लीजिए, कितनी बार लोग गए थे हरियाणा में। है क्या कि अब इस बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनको सहारा क्यों नहीं रह गया है राम रहीम का या वोटों के बंटवारा का? इसके अलावा कोई तकदीर इनके पास। अगर आप बीजेपी से किसी नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं तो आश्चर्य है। कब भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक मूल्यों पर अपने आप को साबित किया? चुनाव किसी तरह से जीतना है, यह कोशिश करनी है। अगर चुनाव जीतने की कोशिशें इतनी आपको नहीं दिखाई पड़ती तो जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है ये? इंडिया का सहयोगी दल है। जम्मू कश्मीर में इनका कौन सा समर्थन है, कौन सी पार्टी संगठन है? लेकिन अभी उम्मीदवार है वो। इंडिया में खबर डालिए जब बड़ी ब्रेकिंग में इसको। अच्छा, एक सवाल, चूंकि कमलेश भारतीय जी जुड़े हैं, वो हिसार में रहते हैं। हिसार और सिरसा वो आसपास का इलाका, जो राम रहीम के डेरे का थोड़ा प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका। हेमंत जी आपके पास आ रहा हूँ। कमलेश भारतीय जी, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा आज की तारीख में, जब वो सजा याफ्ता मुजरिम की तरह राम रहीम संगीन धाराओं में जेल में है? अंजुम जी, मुझे नहीं लगता
कि राम रहीम को पैरोल देकर भाजपा को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव का उदाहरण देखिए, वहां कांग्रेस की ओर से सिरसा में शैलजा ने चुनाव लड़ा और वह 3 लाख मतों से जीती। और अगर राम रहीम का असर होना होता तो लोकसभा चुनाव में भी होता, और वो भी सिरसा जहां उनका डेरा है। तो अब कैसे उनका असर होगा, ये लगता नहीं है कि उनका असर होने वाला। लेकिन भाजपा हर बार इस तीर को अपने तर्क से निकाल कर ही चलाती है, ये मेरा कहना है। ये देखिए, जैसे राम रहीम को चुनाव आयोग ने 3 शर्तें राम रहीम पर थी कि जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, तो जाहिर है वो रोहतक में है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, तो खुले तौर पर राम रहीम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं है और सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। तो तीनों काम खुद नहीं कर रहा है, तीनों काम सरोगेसी से हो रहा है, खुद करने की जरूरत नहीं है। हेमंत अत्री जी, बिल्कुल। और अजीत जी, इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, आप यकीन नहीं करेंगे भाई गॉड। इस बार जो है बीजेपी ने पैरोल दिलाया। अपने को पहले ही आशंका थी कि बाबा देखिए सजा याफ्ता आदमी, उसको अपना देखना है, उसने बीजेपी से क्या लेना है, वो कोई आइडियोलॉजिकली थोड़ी जुड़ा हुआ है। तो भाजपा इस खेल को समझ गई अजीत जी, और उन्होंने क्या किया कि तुम केवल सत्संग नहीं करोगे बरनावा में, जो भी तुमने खेल करना है वो हमारे सामने करोगे। तो वो सामने कैसे हुआ अजीत जी, कि जो इनके ब्लॉक लेवल पे जो इनका संगठन है नीचे, जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का, उनको ये कहा गया कि हमारे साथ चलकर कहिए आपके बीजेपी को वोट डालना है। तो अविश्वास की स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी इस बार बाबा को यूज कर रही है कि या तो हमारे साथ चल के गो, वरना हम नहीं मानेंगे। और जो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास है तमाम उदयदरों से, आप भेज भी दूंगा मैं आपको। वो सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं, कि सामने कुछ भी कर रहे हैं और बाकी बाद में ये कह रहे हैं कि जो मर्जी आए करो, बीच में पार्टी बनने की जरूरत नहीं। क्योंकि बाबा को भी अपना भविष्य दिख रहा है कि आज से 20 दिन बाद अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, तो जो ये 4 साल से मौत चल रही है 20 से लेकर अक्टूबर 20 से अब तक, कि जब चाहे पैरोल पे, जब चाहे फरलो पे, जब चाहे जो, तो वो तो बंद होगी होगी। उसके बाद जेल में भी किस तरह की दुश्वारी आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर ब्लाइंड फेथ नहीं कर रही है, उनके समर्थकों पर भी नहीं कर रही है, उनके सिस्टम पर भी नहीं कर रही है। तमाम ऐसे मैसेजेस सुबह से हैं कि बाबा वहां पर उसकी मदद कर रहा है, वहां पर उसकी मदद कर रहा है। और एक घटना अगर आपको समालका की याद दिलाऊं, परसों सुबह की, वहां पर जब इनके लोग गए कि भाई बीजेपी की मदद करनी है, तो उनको दौड़ा लिया कि तुम होते कौन हो हमें ये कहने वाले। तो उस तरह की स्थितियां, जैसे क्योंकि हरियाणा में एक पॉपुलर परसेप्शन अजीत इस बार ये भी है कि देखिए इस बार जनता बनाम भाजपा है, तो उसमें जनता बनाम भाजपा में फिर कोई बाकी बचता नहीं। और खास तौर पर इस तरह का डिस्क्रेडिटेड आदमी, जिसकी कोई ना फेस वैल्यू है, जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता और इतनी गंभीर केसेस में सजा याफ्ता है, तो वो सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के जो जख्म है उन पे मिर्च डालने वाली स्थिति हो जाएगी अगर किसी ने ओपनली वोट मांग ली तो उस बात को बाबा भी समझता है, बाबा कोई ना समझ नहीं। उनके तमाम रणनीतिकार बागपत के आश्रम में ऑलरेडी हैं, चाहे वो हनीप्रीत हो, चाहे बाकी जो डेरे के लोग। तो उन सब के साथ एक बहुत ही खास तरह की रणनीति जो मुझे बताया गया वो ये थी कि बाहर आ गया वो ठीक है, पोस्टरिंग अपनी जगह है, जो ऑफिशियली करना है वो करते रहो। सत्संग, आप बताइए सरकार को आदेश क्या था, जो उसके ऊपर डोंट्स थे, जो उसके उसमें कि आप प्रचार नहीं करेंगे, तो आप सत्संग की इजाजत कैसे दे रहे हो उनको? सत्संग के जरिए ही तो ये सारा खेल किया जाता है, तमाम तरह के इशारे और वो सारी चीजें। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके बावजूद, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप। सॉरी अजीत जी, सॉरी अजीत जी, पता नहीं इसमें कुछ हो गया इसमें। तो ये सारी चीजें जो अजीत जी हैं, ये बेसिकली एक चीज दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाबा के बीच भी अविश्वास की खाई पैदा हो चुकी है। और जब आपका चुनाव मजबूती से नहीं चल रहा होता, तभी तो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बावजूद अगर वो परिणाम ना आए जो वो चाह रहे हैं, तो उस तरह का विश्वास फिर और ज्यादा गहराता है। ये दिन की बात हम पहले भी आशंका जाहिर कर रहे थे, और वो अब इस घटनाक्रम से प्रूव भी हो रही है जी। मैं ये कहता। अब एक आखिरी सवाल आपसे हेमंत जी इस पर, कि मान लो सारा जोर लगा लिया बीजेपी ने, जिसमें बाबा राम रहीम भी लेकर आ गए, जिनका सिरसा और हिसार के कुछ इलाकों में असर है मान लो, तो इससे भी बीजेपी को क्या हासिल होना है ये सब करके? नहीं अजीत जी, देखिए आपने तो इतना बढ़िया जाके कैंपेन ट्रेल किया है, सब कुछ किया है वहां। आप एक बात आइए, भारतीय जनता पार्टी का सिरसा में है क्या? सिरसा की किसी सीट पे वो कंटेस्ट में है?
सिरसा प्रॉपर सीट, आपको ध्यान होगा गोपाल कांडा के समर्थन में वो जांगड़ा का तो कैंडिडेट करवा लिया, तो 89 सीट्स में तो चुनाव ही रह गया। रानिया का खेल आपको पता है, एलनाबाद का आपको खेल पता है, डबवाली में बीजेपी इज नोवेयर, कालावाली में बीजेपी इज नोवेयर, तो सिरसा जिले में तो बचा ही क्या है बीजेपी के लिए एज सच। उसके बाद अगर आप बात करें बाबा के अधिकार प्रभाव क्षेत्र की, जो हम पिछले स्लॉट में भी बात कर रहे थे जी, दो कंस्टिट्यूंसी है जहां पर हम इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मानते हैं। एक है सिरसा जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, एक अंबाला है, क्योंकि अंबाला और कुरुक्षेत्र के इस एरिया में इसका प्रभाव बताया जाता है, और सिरसा, हिसार और फतियाबाद चूंकि डेरा वहां पर है सिरसा में, तो वहां पर भी आपने लोकसभा में देखा ये दोनों सीटें हारे, दोनों सीटें हारे, और इवन हिसार की सीट जो है वो भी जयप्रकाश जीते, वहां भी रणजीत हारे। तो इनकी बेसिकली क्या होता है जी, मुट्ठी अगर बंद हो ना तो ताकत का मुझे और आपको आशंका रहती है कि पता नहीं कितनी ताकत होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने पिछले 4 साल 7 चुनावों के अंदर बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल पे छोड़कर, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे आदमपुर हो, चाहे लोक स्थानीय निकाय हो, विधान व्हाटएवर इट इज, हर जगह उसको चुनाव में झोंक करके उसकी बंद मुट्ठी की असलियत खुलवा दी। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि सभ्य समाज अगर बाबा के कहने से वोट डालता है तो माफ कीजिएगा वो सभ्य समाज कहलाने का हकदार नहीं है। और हरियाणा की जनता इस बार बाबा जैसे जो चरित्र हैं उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बाकी सारा परिणाम में आपके सामने भी आएगा कि बाबा का क्या कारस्तानी रही, वो भी सामने। चलिए क्लोजिंग लास्ट सवाल सुनील शुक्ला जी, देखिए बीजेपी तो साम दाम दंड भेद हर तरह के हथियार और हथकंडे अपनाने की मास्टर है, इसमें कोई रास्ता बीजेपी अख्तियार करने से नहीं चूकती है। और तभी वहां शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में खटपट हो रही थी और शैलजा के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी के सारे दिग्गज, सारे नेता चलाते रहे पूरे चुनाव में, और दलित और बाकी मुद्दे बताते रहे। अब ये राम रहीम की बात अभी आई, तो ये कोई नई बात नहीं है और चौंकाने वाली बात नहीं थी, ये होना ही था, क्योंकि राम रहीम जब पैरोल के लिए अर्जी दे रहे थे या दे चुके थे, तभी से अंदाजा था यही होगा। लेकिन इसका अब जो लबोलुआब ये है कि आज अगर हरियाणा के नतीजे जनता के जनादेश के शक्ल में वैसे ही दर्ज हो रहे हैं, जिसका आकलन और अनुमान तमाम तरह के विश्लेषक, तमाम तरह के जो राजनीतिक जानकार हैं वो लगा रहे हैं, तो यहाँ से बीजेपी के लिए क्या संदेश है, क्या संदेश होगा? बीजेपी को तो संदेश इस साल के लोकसभा के चुनाव में ही मिल गया था जीत जी। सिरसा के सभी की 9 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है लोकसभा के चुनाव में, सभी के 9 असेंबली सीटों में बढ़त। और सिरसा का इलाका ऐसा है जहां बीजेपी कांग्रेस के ही अशोक तंवर को लाकर चुनाव लड़ा दी थी, वहां चुनाव लड़ रही थी वहां। और सिरसा राम रहीम का सबसे प्रभाव का इलाका माना जाता, आपने वहां देख लिया। माना यह जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का अच्छा खासा समर्थन राम रहीम को है, मैंने उनके शिष्य परंपरा में लोग हैं। दोनों के दोनों सीटें बीजेपी हार गई, सिरसा और अंबाला जो सुरक्षित सीटें। माना यह जाता है कि राजस्थान में भी इनका एक असर है। हरियाणा से लगी हुई सभी सीटें बीजेपी हार गई लोकसभा में। सवाल है ना कि अगर, और दूसरी चीज प्रचार के दौरान देख लीजिए आप, राम रहीम को पहली बार तो प्रचार करने आ नहीं रहे हैं। 2024 के भी चुनाव उन्होंने कहा बीजेपी का समर्थन दिया था। तो लोकसभा के चुनाव में इनके प्रचार करने के बावजूद 2000 इसी साल का जो अब इस विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इनके समर्थक चलिए आप इनके बाबा राम रहीम के सभाओं में, सत्संग में जो लोग आ रहे थे वही लोग बीजेपी की सभाओं में चले जाते, तो कम से बीजेपी की सभाएं तो बड़ी हो जाती, जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर एक तरह की हताशा आई। तो जो लोग उनके सभाओं में नहीं जा रहे हैं, जो लोग उनके पक्ष में माहौल बनाते नजर नहीं आ रहे हैं, जो लोग उत्साह पूर्वक पार्टी के पक्ष में नहीं खड़े दिखाई पड़ते हैं, बाबा के आ जाने से लोग वोट दे देंगे क्या? उनके ऊपर जो हरियाणा का जो माहौल है उसका असर नहीं पड़ेगा? कोई एक दो मुद्दे नहीं है ना जी। भारतीय जनता पार्टी की दशा दुर्दशा क्यों हो गई? मुद्दे बड़े हो गए। वहां के बड़े समाज को अच्छा, किसान को ऐसा थोड़ा, किसान केवल जाट और किसानों में बाबा के समर्थक नहीं है, उनका भी समर्थक किसान होगा। और उन किसानों के साथ अगर आप व्यवहार करेंगे जो उस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद पता ही चला कि 30% वहां युवा है, उनके नौकरी के सवाल पे आप कोई बात नहीं करेंगे, तो सत्संग के भरोसे जिंदगी चलेगी। सवाल इन तरह के मुद्दे हैं। इन मुद्दों का क्या जवाब है बाबा के पास, है बाबा के समर्थकों के पास? और बीजेपी की स्थिति यही है। बीजेपी के को ये लग रहा है, खुद
जब आप सोचिए ना कि राजनीतिक रूप से अपने आप को कहाँ स्वीकार कर रहा है, क्यों आप उनका मुख्यमंत्री उनको वोट नहीं दिलवा सकता, जिसको 9.5 साल अपने साथ कर रहे हैं। तो जब वो मुख्यमंत्री पर मनोहर लाल खट्टर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो राम रहीम पर विश्वास कर लेंगे, जिनके भरोसे में वोट मिल जाए। तो चलिए इस बातचीत को अब फिलहाल यहाँ विराम देते हैं। शाम को देखते हैं एग्जिट पोल। अजीत जी एक छोटा सा अपडेट है। जुलाना में विनेश फोगाट की कंस्टिट्यूंसी में झड़प हुई है। भाजपा का कोई समर्थक कथित तौर पर वहां पर दूसरी बार वोट डालने गया था और वो समर्थकों ने पकड़ लिया, उसके निशान विशान देखे, वहां पर कुछ झड़प हुई है। मुझे लगा कि जाने से पहले एक बार अपडेट करें। बिल्कुल शाम को एग्जिट पोल के नतीजे 6:30-7 में कुछ